very compulsory in our quality parameters in colleges. दरअसल अगर हम बात करें यहाँ पर पहले क्वालिटी पैरामीटर्स की, जिसमें हम टीचिंग मेथड्स को लेते हैं, तो टीचिंग मेथड्स अगर हम सिंपल अपने पुराने समय में देखें, जब गुरुकुल हुआ करते थे, तो गुरुकुल में हमारे जो टीचिंग मेथड्स थे, वहाँ गुरु और शिष्य परंपराएं होती थी। इन पर भी हम आज डिस्कशन करेंगे और हमारे साथ यहाँ पर उपस्थित होंगे गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, जो गुरु शिष्य परंपरा पर हमसे बातचीत करेंगे। टीचिंग मेथड्स में उसके बाद के समय में अगर हम देखें, तो इसमें जैसे हम लोग पढ़ाते हैं क्लासेस में अपनी, तो वो एक मेथड टीचिंग का हमारे पास है। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप होती जा रही है, और आज जैसे हम लॉकडाउन के पीरियड में हैं, तो लॉकडाउन के पीरियड के दौरान यहाँ हम देखते हैं हम डिजिटल लर्निंग को अपना रहे हैं या ऑनलाइन टीचिंग प्रोसेस को अपना रहे हैं। तो ऑनलाइन टीचिंग मेथड्स में हमें क्या क्या पैरामीटर्स या क्या क्या चीजें यूज करनी चाहिए या क्या टूल्स अपनाने चाहिए, वो भी हम इसमें देख सकते हैं। इसमें जो दूसरा तरीका हमारा आता है, वो हमारा सिलेबस का है कि हमारा सिलेबस या किस तरीके का होना चाहिए, जो हमारी आज की परिस्थितियां हैं उनसे मिलता हुआ होना चाहिए, कि कैसे हमारे स्टूडेंट उस सिलेबस को सीखकर अपने आप को बदलती हुई परिस्थितियों के अकॉर्डिंग यहाँ पर खुद को उसमें ढाल सके और उनका मुकाबला करने के लिए तैयार हो सके। जैसा कि कल हमारे यूजीसी के सेक्रेटरी प्रोफेसर रजनीश जैन जी आए थे, और उन्होंने ये बताया था कि एकेडमिक फ्रीडम बहुत जरूरी होती है, और एकेडमिक फ्रीडम के लिए यहाँ फंडिंग, इसके अलावा हमारे कॉलेज के जो मैनेजमेंट होते हैं या कॉलेज में किस तरीके से हमारा फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम चलते हैं या फैकल्टी को इम्प्रूव करने के लिए कार्यक्रम चलते हैं, या हमारा कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, वो किस तरीके से महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये इसके लिए क्या क्या प्रोग्राम चल रहे हैं, वो भी कल यूजीसी सेक्रेटरी ने हमें बताया। और इसके अलावा टीवी चैनल्स बच्चों के एजुकेशन के लिए चलाए जा रहे हैं, जिसमें स्वयं प्रभा जो है एक चैनल है, वो उन्होंने बताया था। गुरु दक्षता प्रोग्राम टीचर्स की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए चल रहा है, और स्टूडेंट्स के लिए सबसे जरूरी है लाइफ स्किल मॉड्यूल्स को अपनाना, जिसमें हम उनकी पर्सनालिटी का डेवलपमेंट कर सकें और ऐसे स्टूडेंट्स तैयार कर सकें जो आगे चलकर भविष्य में एक अच्छे सिटीजन बन सकें। तो हमारा जो टीचर्स का सबसे मेन मकसद होता है, वो यही होता है कि हम अपने स्टूडेंट्स को कितना बेहतर बना सकते हैं। इसमें हम अपने स्टूडेंट की प्रोग्रेस भी चेक करते हैं। ये क्वालिटी पैरामीटर्स का एक महत्वपूर्ण पहलू है, और इसके लिए हम इवोल्यूशन सिस्टम या मूल्यांकन पद्धति को किस तरीके से अपनाते हैं, जिसमें हम क्वेश्चन के अलग अलग प्रकार रखते हैं, या हम उनकी पर्सनैलिटी किस तरीके से हम डेवलप कर सकते हैं, उसका मूल्यांकन करते हैं। हमारी जो को करिकुलर एक्टिविटीज चलती हैं, उनके माध्यम से हम उनका डेवलपमेंट कर सकते हैं, तब हम उनका मूल्यांकन करते हैं। तो ये चीजें इसमें बहुत जरूरी होती हैं। इसके अलावा जो कॉलेजेस का इम्प्रूवमेंट है, उसके लिए जरूरी है कि यूजीसी ने नेक हमारे लिए रखा हुआ है, और नेक में क्या हम इम्प्रूवमेंट अपने आप को कर सकते हैं। जब से नेक का सिस्टम आया है, तब आवाज, साउंड साउंड हेलो आभा जी, आप आभा जी के यहाँ से आवाज नहीं आ रही। आभा जी, आप दोबारा एडमिट करें अपने आप को। आभा जी, आप अनम्यूट हो रहे हो।
आप म्यूट हो रहे हो आभा जी, अनम्यूट करो अपने आप को। हेलो आभा जी, आपको आवाज आ रही है? हाँ आप बोलिए। अनम्यूटेड होस्ट, हाँ, और इज इट ऑडिबल? हाँ हाँ, या मैम, हमारे गेस्ट आ चुके हैं। नहीं, अभी आ रहे हैं, अभी आए नहीं है अभी। अच्छा अच्छा, तो जो बात कर रहे थे कि हमारे क्वालिटी इंडिकेटर्स एजुकेशन और कॉलेजेस में क्या क्या हैं। तो क्वालिटी इंडिकेटर्स इसलिए रखे जाते हैं जिससे कि हम अपनी जो हमारी शैक्षिक गुणवत्ता है हम उसको बनाए रखें। जो हमारे पास है उसको तो हमें मेंटेन रखना ही है, लेकिन हम और आगे बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार हमें इम्प्रूवमेंट करना है। तो वो इम्प्रूवमेंट हमारा किस तरीके से हो, उसी के लिए क्वालिटी इंडिकेटर्स हमारे रखे गए हैं। अब इसमें जैसे हम बात कर रहे थे कि हमारा जो स्टूडेंट का प्रोग्रेस है वो किस तरीके से हम कर सकते हैं, उसका मूल्यांकन कैसे कर सकते हैं। मूल्यांकन के लिए हमने तरीके अलग अलग रखे हुए हैं। जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि हमने पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का स्टूडेंट्स का रखा हुआ है, उनकी को करिकुलर एक्टिविटीज हम चेक करते हैं, या उनकी जो नॉलेज है उसको चेक करने के लिए, या उनकी जो एकेडमिक सिचुएशन है उसको चेक करने के लिए हम उनका एग्जाम लेते हैं। तो मैं समझती हूँ कि ये सारे कॉलेजेस में एक जैसी स्थिति है, और इसमें कहीं ये हो सकता है कि इंडिया में कहीं ऐसी स्थिति भी आती है जहाँ कॉलेजेस अच्छी स्थिति में नहीं है, वहाँ थोड़ी हमें कुछ पैरामीटर्स को लेकर दिक्कत हो सकती है, मुश्किल खड़ी हो सकती है, लेकिन हम उस मुश्किल को भी दूर करने में यहाँ पर सहायक सिद्ध होंगे। और उसी का समाधान ढूंढने के लिए हम यहाँ डिस्कस करने के लिए इस मंच पर इकट्ठा हुए हैं। तो इसमें अगर कोई भी यहाँ उपस्थित सभी पार्टिसिपेंट्स में से कोई भी अपने विचार इस संबंध में रखना चाहता है क्वालिटी पैरामीटर्स में, तो वो अपनी बात कह सकता है। Anyone is here to speak? ठीक है, हम इसमें जैसे हम आज देखते हैं कि ऑनलाइन हमारी लर्निंग किस तरीके की चल रही है। ऑनलाइन लर्निंग जो आज हम अपनाते हैं उसमें हम इसमें डिस्कस कर सकते हैं। ये जैसे कि अब हम फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम में डिस्कस कर रहे हैं, और इसमें हम डिस्कस करते करते कई बार ऐसा होता है कि हम लोग आपस में डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, या हमारी टेक्निकल प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, उस वजह से हम सुन नहीं पाते हैं। तो ये ऑनलाइन एजुकेशन का सबसे बड़ा यहाँ पर कमी हम कह सकते हैं। ऑनलाइन एजुकेशन के अलावा जो यहाँ पर हमारे यहाँ स्थिति आती है उसमें हम बच्चों को लेकर बात करते हैं, और उसमें हम ये कहते हैं कि हमारी जो ऑनलाइन एजुकेशन के साथ साथ यहाँ पर फैकल्टी इम्प्रूवमेंट के लिए रिसर्च सबसे जरूरी मानी जाती है। हम रिसर्च को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। अब इसमें हम रिसर्च जो है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं जहाँ रिसर्च होती हैं, चाहे वो साइंस से रिलेटेड हो, या ह्यूमैनिटीज से रिलेटेड हो, या फिर अदर फैकल्टीज से रिलेटेड हो, लेकिन रिसर्च में हम किस हद तक गुणवत्ता को प्राप्त कर सकते हैं, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न हमारे सामने खड़ा होता है। शोध कैसी प्रक्रिया है जिसमें हम जितना ज्यादा अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं, और बिना किसी की कॉपी किए हुए, तो वो हमारी शोध की पहचान को बनाता है। यहाँ पर शोध इसलिए जरूरी होता है कि हम किसी नई चीज को खोजना चाहते हैं, ना कि हम पुरानी चीज की कॉपी करना चाहते हैं। इसमें हम जो शोध का कार्य करते हैं वो शोध का कार्य हम अपने आप को केवल
यहाँ पर इम्प्रूवमेंट के लिए नहीं करते हैं कि टीचर ही इम्प्रूवमेंट के लिए कर रहे हैं, बल्कि समाज के लिए हम क्या नई स्थिति सामने ला रहे हैं उसके लिए भी हम ये कार्य करते हैं। अब यहाँ पर समाज में जैसी परिस्थितियां आजकल चल रही हैं आप सभी जानते हैं, और इसीलिए हम ये ऑनलाइन तरीका हम अपना रहे हैं। तो ये ऑनलाइन लर्निंग का तरीका जो हम अपना रहे हैं ये भी हमारे क्वालिटी पैरामीटर्स को डेवलप ही कर रहा है। तो यहाँ पर क्वालिटी पैरामीटर्स कॉलेजेस में अलग अलग हमने देखे कि क्या क्या होते हैं। उन्हीं में से एक होता है जब तक हमारे महाविद्यालय को या हमारे कॉलेजेस को फंडिंग कितनी मिलती है यहाँ पर, क्योंकि सब जितना भी कार्य होता है वो सब फंड के बेस पर होता है। तो फंड अगर यूजीसी देती है तो उसमें आपको काफी हेलो आभा जी, आप देखो पर आवाज नहीं आ रही ना। हेलो आभा जी, क्या दिखा रहे हैं इनके? आभा जी है हम्म, ये भी तो बहुत हम्म, हम्म, आ गई आभा जी को अनम्यूट कर। हेलो हेलो हाँ आभा जी, आभा जी नहीं कनेक्ट हो पा रही हैं तो नहीं हम मैम हो गई है कनेक्ट दोबारा। और हाँ ये ओके हाँ आभा जी बोलिए। मैम ये नेटवर्क प्रॉब्लम, हाँ हाँ नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है। अच्छा इसमें हम बात कर रहे थे फंडिंग की। मैडम हमारे गेस्ट आ गए हैं। नहीं नहीं अभी नहीं ज्वाइन किया है, अभी आ नहीं रहे हैं, ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं अभी। ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं हम। आभा जी इज हम इट ऑडिबल? हाँ या आभा जी हम ये चाहते हैं कि आप जैसे बोल रही हैं तो आप अपना ये समय बोलकर, हम चाहते हैं कि आपस में हम सेल्फ असेसमेंट, हम एक प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं जितने हमारे गेस्ट हमें ज्वाइन कर रहे हैं। तो सेल्फ असेसमेंट जितने भी ऑन स्क्रीन है वो सब अपने अपना बताएंगे कि उनके अंदर क्या क्या वीकनेसेस हैं। हाँ जी। दिस विल बी ए वेरी ऑनेस्ट असेसमेंट ऑफ वन सेल्फ। टीचर्स में मैम? टीचर्स में। अच्छा अच्छा मैम, जैसे हम लोग आपस में डिस्कशन करते हैं तो फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स में डिस्कशन कर रहे हैं, और ये आपने अच्छा बताया कि टीचर्स में क्या क्या खूबियां और खामियां हो सकती हैं। तो ये खूबियां और खामियां दोनों ही चीज हम यहाँ डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सारे ही हम प्रोफेसर्स हैं, और प्रोफेसर्स किस तरीके से अपने स्टूडेंट को मोटिवेट करते हैं ये बहुत जरूरी है। और मैं ये समझती हूँ कि सारे स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने में टीचर्स सबसे आगे होते हैं, और ये कहना गलत नहीं होगा कि टीचर्स ही स्टूडेंट्स को बनाते हैं, गुड सिटीजन बनाते हैं, और गुड सिटीजन बनाने में वो अपना हर तरीके से यहाँ पर योगदान देते हैं। तो ये हम उनकी खूबियों में रख सकते हैं। और खामियां खामियां जो है वो हमारे जैसे मैंने कहा क्वालिटी पैरामीटर्स हमारे कॉलेज में क्या क्या है उनके साथ कनेक्ट है। जैसे कॉलेज में हमें क्या क्या सुविधाएं यहाँ पर दी जाती हैं, कि हम टीचिंग मेथड्स क्या क्या अपनाते हैं, उसमें हम खुद कनेक्ट होते हैं कि हम क्या टीचिंग मेथड्स अपना रहे हैं और किस तरीके से अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, अपने स्टूडेंट्स को इम्प्रूव कर रहे हैं। तो यहाँ स्टूडेंट्स को इम्प्रूव करने के लिए पहले हमें खुद को इम्प्रूव करना जरूरी होता है, क्योंकि बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार सिलेबस में चेंज हम लोगों को करना बहुत जरूरी है। और सिलेबस में जैसे जैसे चेंज होता है तो हमें खुद को भी यहाँ अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए आगे रहना चाहिए।
जितना हम अपनी नॉलेज को बढ़ाएंगे उतना ही हम अपने स्टूडेंट्स को आगे बता सकते हैं। क्या हम नई टेक्निक को सीख रहे हैं और नई टेक्निक्स को सीख कर हम उन्हें स्टूडेंट्स तक कितना पहुंचा रहे हैं, ये भी बहुत जरूरी होता है। अब यहाँ टेक्निक्स सीखने के बाद बात आती है कि इसमें हम जो यहाँ पर टीचर्स हैं वो अपने डेवलपमेंट के लिए रिसर्च में कितना आगे बढ़ रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमें पता लगा कि कुछ टीचर्स ने रिसर्च की लेकिन वो कॉपी की भी है। हमारी खुद की रिसर्च अपनी ऐसी होनी चाहिए जो खुद प्योर रिसर्च जिसको हम बोलते हैं, तो जो समाज से जुड़ी भी हो या समाज को एक नई दिशा दे सके। तो ये दोनों चीज में हम इसको रख सकते हैं, अपनी खूबियों में भी और अपनी खामियों में भी। तो यहाँ पर टीचर्स की खूबियां ज्यादा हैं और खामियां कम हैं। इसमें ये हम नहीं कह सकते हैं कि ये हम खुद अपनी प्रशंसा अपने आप कर रहे हैं, बल्कि ये सामने वाला जो हमारा स्टूडेंट जो हमसे पढ़ रहा है, जो हमसे सीख रहा है, वो हमें बताता है कि वाकई में हम कितना अच्छा उसको बता रहे हैं। और इसीलिए जैसा हमारे कॉलेज में आपने शुरू करवाया है और बाकी बहुत सारे कॉलेजेस इसको करवा चुके हैं कि वो एक फॉर्म देते हैं, फीडबैक फॉर्म, और उसमें स्टूडेंट से भरवाते हैं कि आप अपने टीचर से क्या क्या सीख रहे हैं और अपने कॉलेज को आपको क्या अच्छा लगता है और क्या खराब लगता है। उसी बेस पर हम अपना मूल्यांकन खुद करते हैं। तो हमारी खूबियों का और हमारी खामियों का पता हमें हमारे स्टूडेंट से लगता है। तो ये हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा पहलू हम कह सकते हैं जो इस क्वालिटी पैरामीटर्स में कॉलेजेस में होता है। अब यहाँ टीचर्स के लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि जैसे हमने देखा अपना टीचिंग में। हेलो हेलो, क्या प्रोफेसर माटे ने हमें ज्वाइन कर लिया है? नहीं मैम, अभी तक नहीं कर पा रहे हो। ओके ओके ओके। एक बंदा डे को रख लेना स्टैंड बाय में। हाँ आभा जी आप कंटिन्यू करिए। आभा जी टॉप दो ही ना रुको, कि सेल्फ असेसमेंट करना है। चलिए सेल्फ असेसमेंट की प्रक्रिया शुरू करते हैं और कोशिश करते हैं कि हम अपने आप को एनालाइज करें कि क्या हम कितने डिग्री तक हम लोग सही हैं, कितना परफेक्शन की हमें और जरूरत है। तो सब लोग अपना अपना परिचय देते हुए बोलेंगे। अनम्यूट कर दे एक बार सब। हेलो, जिसे भी बोलना हो, जिस पार्टिसिपेंट को भी बताना हो, वो अपने आप को अनम्यूट करे पहले। हेलो हेलो हेलो, हाँ आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। मैं डॉक्टर उदयपाल सिंह, नेहरू कॉलेज छिबरामऊ कन्नौज। बोल सकता हूँ क्या? हाँ बोल सकते हो उदयपाल। अच्छा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मैं 2 दिन से लगातार वैसे जुड़ा हुआ हूँ, सुन भी रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है मैडम के निर्देशन में। लेकिन मैं कुछ और इसमें जोड़ना चाह रहा हूँ कि दरअसल रूरल और अर्बन टीचर एक ही जगह से आते हैं, लेकिन रूरल और अर्बन में जब पहुंच जाते हैं तो वहां पर बड़ी समस्याओं के साथ साथ वो अपना डेवलपमेंट करने का प्रयास तो करते हैं और अच्छी बात है, लेकिन डेवलपमेंट प्रोग्राम में हेलो हेलो हाँ आवाज आ रही है। हाँ, उनमें उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि जब टीचर को सीख के जाता है तो उसको जब वहां पर नहीं मिलता उस चीज का उपयोग ज्यादा ग्राम, अभी भी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो 40% से 20% के बीच अभी भी गांव में नहीं है। ईस्ट में जाके देखेंगे तो अभी आप तो वहां पर मोबाइल के जो एंड्रॉयड फोन हैं वो कितने लोगों पर हैं, कितने लोगों पे नहीं। अभी भी चप्पल में आते हैं डिग्री कॉलेज के बच्चे, तो वहां पर उनको नई टेक्नोलॉजी से रूबरू कराना इतना हार्ड हो गया है कि बड़ा मुश्किल है। कॉलेज में अभी भी इंटरनेट सुविधाएं नहीं है, क्योंकि वहां पर इंटरनेट कनेक्शन ले भी लें तो रेज नहीं आती हैं। अच्छा, लेकिन उसके बाद भी टीचर इतना कोशिश करता है कि बच्चों को एक कुछ कॉलेजों में शुरू किया था हमने एक ग्रुप बना के, जैसे एक सेमिनार डे रखा, उसमें एक कंपलसरी कर दिया कि बच्चे जरूर आएगा, और लगातार 2 सेमिनार में नहीं आएगा
थर्सडे को हम रखते थे वहां पर, नहीं आएगा तो उसको घर सूचना भेज के उसके लिए कुछ चेतावनी देके बुलाया जाएगा और उसको बताया जाएगा। तो कभी कभी ये दिक्कतें आती हैं कि उसको जबरदस्ती करने में उसके माँ बाप कहते हैं जी हमारे तो गांव में गेहूं कटने थे, हमारे तो ये समस्या आती है, हमारे तो वो समस्या थी। उस समय बड़ी दिक्कत आती है, जबकि हम लोग सब ज्यादातर लोग यूनिवर्सिटी कैंपस से या इधर उधर से जो पढ़े हुए हैं, हम सोचते हैं वो जाके वहाँ रूरल क्षेत्र में अप्लाई कर लें, लेकिन नहीं हो पा रहा है, बड़ी समस्या आ रही है। तो ये जो रूरल और अर्बन का अंतर है या यूजी और पीजी का अंतर है, ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं समस्या मेरे समझ में तो है कि आता है, क्योंकि कॉलेज में अभी जर्नल्स नहीं है। हम मंगाने की कोशिश करते हैं पर्सनल बेस पे सब्जेक्ट के, लेकिन उनको पढ़ने की समस्या है बच्चों के लिए। तो ये सब मैं रखना चाहूंगा। इस बात के लिए मैं ये कहना चाहती हूँ, रूरल अर्बन की समस्या तो है, पर पहले एक शांति निकेतन भी हुआ करते थे जहाँ पर कुछ भी नहीं था, कोई इस तरह का इंफ्रा नहीं था, मजबूत परंपरा थी। जो गुरु शिष्य परंपरा है आज मैडम उस समय इंटरनेट, वो शांति निकेतन इंटरनेट की ई लर्निंग की बात कर रहा हूँ, ई लर्निंग, उसमें ई लर्निंग शामिल कर रहा हूँ। आप कह रहे हैं कि जो ऐसे तो गुरुकुल भी थे, फ्री जर्नल्स, शांति निकेतन नहीं मैडम, मैं ये कह रहा हूँ फ्री जर्नल्स अवेलेबल हैं ऑनलाइन। मैं ये कह रहा हूँ कि इंटरनेट की सुविधा नहीं है ना अभी भी बहुत कॉलेजों में, आप देखिए इंटरनेट नहीं है तो सबके मोबाइल पर है। नहीं 300 रुपए का प्लान लेके मोबाइल पर ये सुविधा उपलब्ध है। मैडम अभी तक बहुत कॉलेजों में जो रूरल क्षेत्र में वहाँ इंटरनेट नहीं काम कर रहा है पूरी तरह। आप यहीं देखिए शहर में परेशान कर रहा है, आप लगातार नहीं चला पा रहे हैं, बीच में कितनी बार गैप होता है। तो जहाँ इंटीरियर है वहाँ किससे होता होगा? जहाँ से आप बोल रहे हैं वो तो मुख्यमंत्री जी का एरिया है। मैडम आप खुद आप देख रहे होंगे कि आपका इंटरनेट कितना काम कर रहा है, 2 दिन से कितनी प्रॉब्लम लाता है। तो रूरल क्षेत्र में क्या होता होगा? परमानेंट नहीं देखिए ऐसा है, ये सब ये हम मान के चलते हैं कि अभी भी लाइट नहीं है, मोबाइल चार्ज करने के लिए बैटरी से करते हैं बच्चे। समस्याएं तो हैं, हम मानते हैं, बस पर हम समस्याओं को ही सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव, सबसे बड़ा वो नहीं मान सकते कि भाई ये समस्याएं हैं तो भैया हम आगे नहीं बढ़ेंगे। नहीं बिल्कुल बढ़ना चाहिए, वो मैं नहीं कह रहा हूँ। पर आप ये देखिए ना कि कितना आप कितना % मैंने वही तो बताया कि हम लोग, मैंने बताया ना कि उसके साथ हम लोग कोशिश कर रहे हैं, सेमिनार डे कर रहे हैं, बच्चों को बुला रहे हैं, कॉलेज में उनको इस सुविधा देने का प्रयास कर रहे हैं कि आप कम से कम किताबों में वो चीज पढ़ के दोबारा जहां मौका मिले आप वहां उस चीज को कर पाए। हम लोग जाते हैं रिफ्रेशर में, ओरिएंटेशन में, वो कर रहे हैं। अच्छा, हमारे साथ प्रोफेसर उदयपाल सिंह जी, माफी चाहूंगी, अभी हमारे साथ हमारे आज के चीफ गेस्ट आ चुके हैं प्रोफेसर ईश्वर उपाध्याय जी, और अभी ज्वाइन किया उन्होंने, तो देखते हैं कि अभी 2 मिनट में, और आज उनके साथ चर्चा करेंगे गुरु शिष्य परंपरा पर, और उनके साथ चर्चा होगी बहुत अच्छी, जो कि न्यू शिक्षा पद्धति है, वो हमारे लिए ज्यादा कारगर है। तो मैं आभा जी को आमंत्रित करती हूँ कि वो गेस्ट के बारे में बोलें कुछ। मैम अभी आए नहीं है, वो अभी तक आए ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं मैम अभी। मेरे ख्याल से मेरी स्क्रीन पे तो दिख रहे हैं वो। मैम हो गए, हाँ जी हो गए, स्क्रीन पर दिख रहे हैं। सर आप सुन पा रहे हैं? हाँ ठीक है, आभा जी आप आइए। तो डॉक्टर ईश्वर भारद्वाज जी हमारे साथ हैं। वो गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी में डीन हैं, प्रोफेसर हैं, और बहुत नेशनल और इंटरनेशनल पोडियम्स पे वो बोल चुके हैं योगा के बारे में, और उनका बहुत गहन दार्शनिक हैं, चिंतन करने वाले व्यक्ति हैं, और बहुत अच्छा इंटरनेशनल लेवल पर उन्होंने अपने वक्तव्य प्रस्तुत किए हैं डॉक्टर ईश्वर भारद्वाज जी ने। और आज वो गुरु शिष्य परंपरा पर हमसे रूबरू होंगे, और मैं आभा जी को कहना चाहती हूँ कि आभा जी उनके बारे में कुछ बताएं। गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी से वो जुड़े हुए हैं, और उसके साथ साथ सर मैं आपका बहुत बहुत तहे दिल से अपने फैकल्टी, अपने स्टाफ और अपने स्टूडेंट, अपने जो मैनेजमेंट है उनकी तरफ से आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ इस ऑनलाइन सेशन में। और सर आपका हार्दिक रूप से आभार प्रकट करती हूँ कि आपने हमारी रिक्वेस्ट को स्वीकार किया और आप उपस्थित हुए। हम आपका हार्दिक रूप से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं सर, और आपका वेलकम करते हैं। मैडम सीमा जैन, आपका इस अवसर पर बहुत बहुत आभार। और
परिचय क्या देना, परिचय तो यही है, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय अपने आप में परिचित है। और गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय जैसा आपने बताया भी, गुरु शिष्य जो संबंध है वो गुरुकुल है, तो गुरु और शिष्य की परंपरा पर आधारित है। जो प्राचीन शिक्षा पद्धति थी, आपने देखा है कि गुरुकुलों में पढ़ने की व्यवस्था थी, चाहे महाराज रामचंद्र की या भगवान कृष्णचंद्र की बात हो, दोनों गुरुकुलों में पढ़े। और ऐसा नहीं है कि एकांगी विकास हुआ हो। आपने ये भी अनुभव किया होगा कि दोनों का विकास भी इतना हुआ है कि आज हम उनको भगवान के रूप में मानते हैं। बिल्कुल। तो इसी परंपरा के बारे में मैं थोड़ा बात करूंगा। तो शुरू करें क्या? हाँ, शुरू करें सर। ओम यो भूतं च भव्यं च सर्वं यस्तादितिष्ठति स्वयस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ओम सन्नो मित्रः सं वरुणः सन्नो भवत्वर्यमा सन्नेन्द्रो बृहस्पतिः सन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायोः त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि मामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु मामवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। हेलो। शिक्षा संबंधी इस वेबिनार के माध्यम से आयोजित किया जाने वाला ये एफडीपी प्रोग्राम और इसमें भाग लेने वाले जो पार्टिसिपेंट्स हैं, उन सभी को मेरा प्रणाम। माननीय डॉक्टर सीमा जी, हेलो। प्राचार्य, उनके द्वारा अभी मुझे अच्छा ये आदेश मिला अच्छा, ठीक है। कि मुझे वहाँ आपके सम्मुख कुछ कहना है, तो मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने मुझे आमंत्रित किया। इस कार्यक्रम की संयोजका महोदय मेरे ख्याल में डॉक्टर स्वीटी है, आबा जी। तो इसका आयोजन कर रही है। बहुत अच्छा आयोजन है और उसमें कुछ न कुछ हमारे जो शिक्षक गण है वो सीख के जाएंगे, ऐसी आशा भी है। हेलो। मैं अपने टॉपिक पर आता हूँ। मैडम ने कहा गुरु और शिष्य के संबंध के बारे में बता दें। तो उपनिषद में एक प्रार्थना आती है, आप भी जानते होंगे। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। ये प्रार्थना है जब गुरु और शिष्य दोनों मिलकर के ये कहते हैं कि हे परमेश्वर, हम कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं आप। दोनों जो गुरु और शिष्य हैं हमारी साथ साथ रक्षा करें। यानी कि गुरु और शिष्य दोनों एक ही हैं, दोनों में भेदभाव नहीं है, दोनों पिता पुत्र की तरह, पिता का ही स्वरूप पुत्र होता है, कोई बात नहीं, इसलिए पिता पुत्र की भांति अपने आप को एक समझते हुए परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि हम दोनों की साथ साथ आप रक्षा करें। सहना भवतु सहनो भुनक्तु, हम मिलकर के एक साथ बैठ के खाएं, थोड़ा है तो थोड़ा खा लें, बांट के खा लें, कोई कमी ना हो कि गुरु अपने आप तो पेट भर ले और शिष्य भूखा रहे, या शिष्य अपना पेट भर ले और गुरु भूखा रहे।
क्योंकि गुरु और शिष्य दोनों का संबंध आज के भांति नहीं है कि दिन में गए वहां पढ़ने के लिए फीस दी है और पढ़ के फिर वापस आ गए। फिर कहा है सहवीर्यम करवा रहे, हम दोनों को एक साथ ही सामर्थ्यवान बनाए, शक्तिशाली बनाए। ये कहे कि मैं ताकतवर बन जाऊं, मेरी पहुंच ज्यादा हो जाए, मुझ में बल ज्यादा आ जाए, मेरी सामर्थ्य ज्यादा बढ़ जाए और दूसरा कमजोर रह जाए, ऐसा नहीं है। दोनों साथ साथ ही बढ़े, साथ साथ ही शक्तिशाली। हम दोनों ही तेजस्वी हों, जो ब्रह्म तेज का धारण करने वाले हैं, गुरु और शिष्य। गुरु में ब्रह्म तेज कहा है, वो जो ब्रह्म तेज है वो विद्या का है। वो ब्राह्मण में, ब्राह्मण का अर्थ विद्वान है, या किसी जाति विशेष से बात नहीं है। वो ब्राह्मण वृत्ति विद्वान की है। तो हम दोनों साथ साथ ही विद्वान हो। हम जो गुरु विद्वत्ता दान कर रहा है वो ठीक तरह से ग्रहण कर ले, और जैसा गुरु है विद्वान वैसा ही अपने शिष्य को भी बना दे। आपने उदाहरण के रूप में देखा होगा, द्रोणाचार्य ने अर्जुन को जो विद्या दी थी, उसके माध्यम से अर्जुन की जो ख्याति हुई, वो द्रोण शिष्य अर्जुन कहलाता था। जबकि युद्ध भी हुआ, एक परंपरा थी, लेकिन फिर भी गुरु और शिष्य का जो संबंध है उसमें कहीं विकार नहीं आया। तो दोनों शक्तिशाली हो, जैसा गुरु शक्तिशाली है वैसा ही शिष्य को भी बनाए, जैसा गुरु विद्वान है वैसा ही शिष्य को भी विद्वान बनाए। और परस्पर कभी भी ऐसी स्थिति ना आए कि गुरु और शिष्य में द्वेष आ जाए, गुरु शिष्य का और शिष्य गुरु का शत्रु बन जाए, ऐसी स्थिति ना हो। ये हमारा वैदिक कल्चर है, ये हमारी वैदिक संस्कृति है, और ये हमारा वैदिक शिक्षण प्रणाली है। इस वैदिक शिक्षण प्रणाली में जो गुरु और शिष्य का संबंध कहा है वो पिता और पुत्र की तरह, माता और पुत्र की तरह। और पिता और माता दोनों का दायित्व है। माँ जन्म देती है तो प्रसव में जो बच्चे का पालन पोषण रख रखाव वो करती है, उससे ज्यादा कोई नहीं करने वाला। और जैसा पिता का दायित्व है पालन करना, उसका पालन करने की जिम्मेदारी पिता की है, तो वो गुरु जो है माता और पिता दोनों का ही दायित्व निर्वाह करता है। ये कहा है कि गुरु शिष्य को उदर में धारण करता है, और उदर में धारण करने का तात्पर्य है जैसे माँ अपने गर्भस्थ शिशु की देखभाल करती है, हर तरह से उसका ध्यान रखती है, उसी प्रकार से गुरु शिष्य का ध्यान रखता है। उसका पालन पोषण की जिम्मेदारी उस पर है, तो पिता की तरह से उसको कोई कष्ट ना हो। पिता शब्द जो है वो पा धातु से बना है, पा रक्षण है। पा का अर्थ है रक्षण करना, पिता का अर्थ है जो रक्षा करता है। तो पिता का जो दायित्व है रक्षण करने का, वो भी गुरु का दायित्व बन जाता है। अब जब माता पिता को छोड़ करके 5 वर्ष की आयु के बाद जब शिष्य गुरु के सानिध्य में, आश्रम में, गुरुकुल में जाता है, तो वो माता और पिता दोनों का दायित्व गुरु के स्वयं ग्रहण करने की स्थिति होती है। वो जब उपनयन संस्कार करता है, विद्यारंभ संस्कार करता है कि आज से इसको विद्या का दान दिया जाए, तो गुरु उस शिष्य को अपने उदर में धारण करता है। उसका उदर में धारण करना, अभी मैंने बताया, माँ की तरह से
उसकी रक्षा करने का है। रात हो या दिन हो, 24 घंटे की रखवाली की, रक्षण की जिम्मेदारी गुरु की आ जाती है। और जब ये कहा है कि विद्या का समापन होता है, समावर्तन संस्कार होता है, दीक्षा का समय होता है, वहां आचार्य अपने शिष्य को उपदेश देता है और वो कहता है कि हे ब्रह्मचारी, हे मेरे शिष्य, तुमने विद्या यहाँ जो पूर्ण की है, अब तुम विद्या समाप्त करके गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करोगे। तो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के समय मैंने तुम्हें जो विद्या दी है उसका सही उपयोग करना। उसके 3 ऋण बताए हैं। तो उपनयन करके यज्ञोपवीत धारण किया है, उसमें 3 धागे होते हैं, वो 3 ऋणों का प्रतीक है। एक है देव ऋण, दूसरा है ऋषि ऋण और तीसरा है पितृ ऋण। देव ऋण के लिए कहा गया है, ये आवाज आ रही है ना? हेलो हेलो, हाँ आवाज आ रही है ना? आ रही है। आवाज आ रही है, पर मैं डॉक्टर साहब एक बात आपकी बीच में रखना चाहती हूँ अपनी, कि अब वो गुरुकुल वाली शिक्षा नहीं रही है। तो आज के आज के संदर्भ में बात करेंगे। आज के संदर्भ में हम बात करें तो हमें लगता है कि बहुत ज्यादा बदलाव आ गया है। गुरु शिष्य परंपरा में क्या अंतर आया है, वो उसकी बात करनी है जी। तो गुरु जो कहता था वो ये कहता था कि यान्यस्माकं सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि नो इतराणि, कि मैं क्योंकि मनुष्य हूं और मनुष्य के नाते सब में कमी होती है, अगर कमी नहीं होगी तो देवता बन जाएंगे। तो मनुष्य की जो कमी है वो पास में रह करके ज्यादा देखी जाती है। और तुम मेरे पास में रहे हो, तुमने मेरी कमियों को भी देखा होगा, मेरे गुणों को भी देखा होगा। तो ये कहते हैं यान्यस्माकं सुचरितानि, जो हमारे अच्छे कार्य हैं, जो हमारी जो आचरण आपके अपनाने के योग्य हैं, वो हैं जो आचरण अच्छे हैं। तो हमारे जो अच्छे आचरण हैं उनको अपनाना। यान्यस्माकं सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि, उनको तुम्हें धारण करना है। नो इतरानी, जो दूसरे हैं यानी जो बुरे हैं, जो हमारी कमियां हैं, उनकी तरफ ध्यान नहीं देना, क्योंकि अगर कमी की तरफ ध्यान देंगे तो कमी आचरण में आ जाएगी। मैं ये चाहता हूं मेरे में जो कमी रह गई है वो तुम में ना रहे। ये भाव है उस प्राचीन पद्धति का जिसके माध्यम से गुरु और शिष्य का संबंध जाना जाता। आज की स्थिति में हम इस प्रसंग की बात करें तो क्योंकि शिक्षा आजकल अर्थकरी विद्या के रूप में जानी जाती है, वहां सर्वांगीण विकास की बात भी नहीं है, एकांगी विकास है। अगर हम एक सब्जेक्ट पढ़ने के लिए आए तो वही पढ़ के हम चले जाएंगे, दूसरे सब्जेक्ट के लिए दूसरी जगह जाना पड़ेगा, और नई चीज कुछ सीखने के लिए हमें दूसरी जगह जाना पड़ेगा। एक एकांगी विकास वाली अर्थकरी विद्या के रूप में आज शिक्षा को लिया गया है। उस शिक्षा से इस शिक्षा में अंतर ये आया है, यद्यपि हमारी जो 1986 में राजीव गांधी जी ने नई शिक्षा नीति बनाई थी, उस शिक्षा नीति में गुरुकुलीय परंपरा को ध्यान में रखते हुए नवोदय विद्यालयों की स्थापना की गई कि वही गुरु के सानिध्य में रह के बच्चे पढ़ें और वहीं रहें। लेकिन उसमें भी मैं समझता हूँ सफलता आना आज के संदर्भ में बहुत मुश्किल है, क्योंकि ऐसी स्थिति रही नहीं। आज शिक्षक वेतन भोगी हो गए हैं। ये हमारी कमी है कि हम वेतन लेते हैं इसलिए हमें क्लास लेनी है, हमारी जिम्मेदारी क्लास तक है,
अगर कोई पढ़ना चाहे तो पढ़े, नहीं पढ़ना चाहे तो ना पढ़े। अब मुझे अपना समय याद आता है, जब हम छोटी क्लास में प्राइमरी में पढ़ते थे तो शिक्षक वही जिम्मेदारी समझ के पढ़ाते थे, और अगर कोई नहीं आता था तो घर से भी, खेत में से भी पकड़वा के बच्चों से बुलवा लेते थे कि यहाँ लेके आओ ढूंढ के उसको, पढ़ना। आज स्थिति वो नहीं है। आज तो अगर, अच्छा दंड भी देते थे, दंड की व्यवस्था थी, लेकिन आज अगर बच्चे को किसी ने चांटा नहीं मारा, केवल आंख भी दिखा दी, तो जाके शिकायत करता। तो वो दायित्व तो ना शिक्षक का रहा और ना रहा स्टूडेंट का। तो गुरु और शिष्य के जो संबंध है वो इस आधार पर आज शिथिल हो रहे हैं। आज वो उनमें वो स्थिति नहीं रही जो स्थिति पहले थी। आज वेतन लेने वाले हैं, तो अगर वेतन की कमी होगी तो पढ़ाएंगे नहीं। आज प्राइवेट स्कूल कॉलेज है, थोड़े वेतन देकर के पढ़ाते तो जिम्मेदारी ऐसी ही निभाते हैं। वो कहते हैं जैसे गुड़ डालोगे वैसा ही मीठा होगा। तो ऐसी स्थिति में आज के संदर्भ में भी शिक्षक को अपनी जिम्मेदारी को समझना है। हम जो वेतन लेते हैं वो वेतन एक तरफ रख दीजिए। वेतन लेना और वेतन देना ये प्रशासक और व्यवस्थापक और शिक्षक के बीच का काम है, उसमें बीच में स्टूडेंट नहीं आता। तो उस स्टूडेंट का जो हमारे भरोसे आया है उसका भरोसा बना के रखना है, उसको ये महसूस कराना है कि हम अपना मैक्सिमम आपको दे रहे हैं। जो मैक्सिमम देने वाली बात है वो हमारी उसी परंपरा का द्योतक है जब गुरु अपना सब कुछ शिष्य को दे देता था और बदले में प्रतिदान के रूप में कुछ भी नहीं चाहता था। आश्रमों का संचालन दान से चलता था, तो जो आया है वो सब समान है, कोई बड़ा नहीं है कोई छोटा नहीं है। वो बड़े छोटे का भाव भी हमें हटाना है। हम कोई बड़े सेठ का लड़का कोई पढ़ने आया उसको अच्छा पढ़ाए, कोई गरीब का आया है तो उसको ना पढ़ाए, ऐसा नहीं है। हम हमारे लिए जो गुरु हैं, गुरुओं के लिए शिष्य तो शिष्य ही है। एक ही उसकी पहचान है, वो है शिष्यत्व। तुलसीदास कहते हैं रामचरितमानस में, गुरु शिष्य बधिर अंध कर लेखा, एक न सुनई एक नहीं देखा। गुरु और शिष्य का जो संबंध है आज वो बहरे और अंधे वाला हो गया है। एक को सुनता नहीं है, एक को दिखता नहीं है। और जब ये कहा है कि जाका गुरु भी आंधला और चेला खरा निरंत, अंधे ही अंधा खेलिया दोनों को परंत, कल्याण नहीं होगा। जब गुरु भी अंधा है और शिष्य भी अंधा है, यानी गुरु भी अज्ञानी है और शिष्य भी अज्ञानी है। ना गुरु ने अपना दायित्व निर्वाह किया, ना शिष्य ने दायित्व निर्वाह किया। तो गुरु और शिष्य दोनों ही अज्ञान अंधकार में भटकते हुए कब गर्त में गिर जाएंगे पता नहीं। इसलिए हमारा दायित्व बनता है कि हम उस गुरु और शिष्य के संबंध को, उसी आदर्श गुरु शिष्य परंपरा जो वैदिक थी उसी पर जीवित रखें। जबकि संसाधन भी आज अलग है, आज परिस्थितियां भी अलग हैं। विषम परिस्थितियों में भी जब आप अपने आप को टिका कर रखेंगे, धैर्य पूर्वक रखेंगे, वो काल आपके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। जो धर्म के 10 लक्षण मनु महाराज ने बताए हैं, धृति क्षमा दमो अस्तेयम शोच इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम मत क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। ये 10 धृति धैर्य, क्षमा, मन को नियंत्रित करना, इंद्रियों का नियंत्रण, अस्तेय चोरी न करने का भाव, शौच शुचिता पवित्रता, धी बुद्धि विद्या सत्य और क्रोध ना करना। ये
मानव मात्र के लिए तो है, लेकिन गुरु के लिए विशेष रूप से आचरणीय तत्व है। अगर धैर्य नहीं होगा तो गुरु उस शिष्य की अज्ञानता के कारण उठने वाले उन प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाएगा जो वो तर्क से करने की सोचता है। जो धैर्य नहीं होगा तो गुरु और शिष्य के बीच का जो ज्ञान का अंतर है वो बाधा बनेगा। गुरु अपने स्तर पे होकर सोचेगा तो वो शिष्य को नहीं समझा पाएगा, शिष्य के स्तर पर सोचना पड़ेगा। और अगर छोटी क्लास वाला बच्चा हम लोगों से कुछ पूछता है तो हम ये समझते हैं अरे इसको इतना भी नहीं आता। अब उसके स्तर पे सोचे तो उसको उतना नहीं आता, ये उसकी कमी नहीं है, उसकी आयु का अंतर है, उसकी सामर्थ्य का अंतर है। तो उसकी सामर्थ्य का अंतर समझते हुए हमें धैर्य पूर्वक उसके प्रश्नों का उत्तर देना है। तो जैसे मैं एक बात कहना चाहती हूँ इसमें बीच में रोकते हुए कि जैसे क्लासेस में तो सर आजकल जो बच्चे हैं कम से कम 30 बच्चे होते हैं एमए में, और बीए में होते हैं 60 बच्चे एक साथ जी। तो क्या ऐसे में कैसे मतलब उनके ग्रुप बनाए जाएं या किस तरह से उनको टैकल किया जाए इतने सारे बच्चों को एक साथ? एक परंपरा है ट्यूटोरियल ग्रुप की, उनमें आप 4-5 बच्चों का एक ग्रुप एक क्लास के लिए सप्ताह में एक बनाए और वो 5 बच्चे जब गुरु के संपर्क में रहेंगे तो उन 5 के केवल यहाँ की स्थिति नहीं, उसके घर तक की स्थिति की जानकारी गुरु को रखनी है। इसकी आर्थिक स्थिति कैसी है, अगर आर्थिक स्थिति कमजोर है तो उसको आर्थिक स्थिति की वजह से परेशानी ना हो ये भी ध्यान रखना है। मेरे पास जो मेरे विद्यार्थी पढ़ते हैं वो क्लास में कितने भी हैं, लेकिन मैं सबका नाम और पिता का नाम और कहां से है वो जानता हूं और उसकी हालत को भी जानता हूं, उसकी हालत क्या है। और अगर उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है तो उसकी मदद ये भी करता हूं कि उसकी रहने की खाने की व्यवस्था कहीं निःशुल्क करा दी जाए। उसकी फीस अगर नहीं है तो उसकी फीस की व्यवस्था करा दी जाए। बच्चे को जो अवसर मिलना चाहिए उसके लिए प्रयास किया जाए। अपनी तरफ से कोशिश करना फर्ज है, बाकी सब नहीं कर पाते और सब बच्चों का भी नहीं हो पाता, लेकिन फिर भी हम मैक्सिमम अपनी तरफ से प्रयास तो कर सकते हैं। जो बच्चा घर से दुखी है, पैसे की कमी के कारण फीस नहीं दे पा रहा या पैसे की कमी के कारण वो अपना शिक्षण जारी नहीं रख पा रहा, उसके लिए भी आवश्यक है हम उसकी मदद करें। तो शिक्षक का दायित्व आ जाता है, इसलिए कहा ना पिता की तरह से गुरु रक्षक भी है, तो पिता की तरह से अपने दायित्व का पालन गुरु को करना है। ये आज के संदर्भ में हम गुरु और शिष्य की जब देखेंगे तो ये स्थिति नहीं होगी कि आज केवल हम गुरु और शिष्य को अपनी वेतन से मतलब हो और शिष्य को शिक्षा लेकर के जाने से मतलब हो। वो संबंध शाश्वत बन जाए और जब तक जीवित रहे तब तक एक दूसरे के प्रति समर्पण का भाव लेके वो काम करते रहे। ये दायित्व बन जाता है गुरु का और यही कर्तव्य बन जाता है शिष्य का। और आज ऐसे शिष्य की भी और ऐसे गुरु की भी कमी है, इसलिए हमारी शिक्षण व्यवस्था का स्तर नीचे गिरता आ रहा है। हालांकि हम कोशिश करते हैं, हमारे जो मंत्री महोदय हैं वो ये कोशिश कर रहे हैं कि हम हार्वर्ड और हाँ सर आ रहे हैं बड़े बड़े विश्वविद्यालयों का मुकाबला करें, लेकिन वो मुकाबला करने की स्थिति भारत में, क्योंकि अर्थ विषमता है, सामाजिक विषमता है, बहुत सारी विषमताएं हैं और ऐसी स्थिति में जब तक हम अपने दायित्व का निर्वाह नहीं करेंगे तब तक वो स्थिति नहीं आ सकती। तो हम प्रयास करें अपनी तरफ से जो हो सकता है और उसके लिए परमात्मा हमें शक्ति दे कि हम उसको आगे बढ़ाएं और इस आज विषम परिस्थितियों में भी हम
साम्यता ला करके दिखाए। आज आत्मनिर्भर भारत की बात की जा रही है। आत्मनिर्भर कब होगा? जब ज्ञान की कोई सीमा नहीं रहेगी, जब ज्ञान की अनंतता को हम जान लेंगे। तो ये ज्ञान की अनंतता तब तक नहीं खुलेगी, तब तक नहीं हम जान पाएंगे, जब तक गुरु अपने आप को पूरा उंडेल ना दे शिष्य के सामने कि ये लो ग्रहण करो, मेरे पास जो था सब मैंने तुम्हें दे दिया, अब मैं भी और अर्जित करूंगा तो और दूंगा तुम्हें। तो हमें ज्ञान की पिपासा बनी रहे। एक गुरु जो है हमेशा विद्यार्थी रहना चाहिए। अगर विद्यार्थी नहीं रहा, उसने अपने आप को गुरु मान लिया, तो वो फिर पिछड़ जाएगा। वो आज के संदर्भ में अपने आप को उपयुक्त साबित नहीं कर पाएगा। उसकी जो शिक्षा है वहीं तक रह जाएगी जहां तक उसने पहले पढ़ी थी। तो गुरु को अपने आप को अपडेट रखना है, अद्यतन जानकारी उसके पास होनी चाहिए, और जो विषय है उसको आधुनिक संदर्भ में समझाने की सामर्थ्य होनी चाहिए। मैं समझता हूं कि थोड़ा सा मैंने ये गुरु और शिष्य परंपरा की बात की जो आज के संदर्भ में उपयोगी हो सकती है। बहुत सारी चीजें आज हम नए टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर रहे हैं, तो नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग भी आप उस व्यवस्था के अनुरूप कर सकते हैं। आप स्मार्ट बोर्ड का इस्तेमाल करें। अब मैंने अपने यहाँ जो व्यवस्था की है, अब वो नीचे बैठ करके दरी पर, कालीन पर, चौकी आगे रख के बैठ के पढ़ेंगे, लेकिन स्मार्ट बोर्ड से पढ़ेंगे। गुरु जो होगा वो भी आगे स्टेज पर मसनद लगा के बैठेगा और स्मार्ट बोर्ड से पढ़ाएगा। ये प्रयोग मैंने किया है अभी। तो जरूरी नहीं है कि जो आज टेक्नोलॉजी है उसको हम प्राचीन परिवेश में नहीं ले सकते। तो आज के संदर्भ में हम उस परंपरा को जीवित रख सकते हैं, क्योंकि ऋषियों ने जो ज्ञान दिया है वो सर्वांगीण विकास की बात की है। वहां एक बार गुरु के आश्रम में जाने के बाद वो हर क्षेत्र में निपुण हुआ। शास्त्रे शास्त्रे तय कौशलम, शास्त्र विद्या भी और शास्त्र विद्या भी दोनों मिली है उसको। तो जीवन उपयोग की विद्या के लिए कहा है, विद्या दो प्रकार की है, उसको परा और अपरा कहा है। अपरा विद्या को अविद्या भी कहते हैं और परा विद्या को विद्या कहते हैं। आपने सुना होगा, विद्या अमृतम श्नुते, विद्या के द्वारा अमृतत्व प्राप्त होता है। विद्या अमरता देने वाली है। अमरता क्या है? हम मरे नहीं, ऐसा नहीं। अमरता है शरीर का गुणधर्म है, नष्ट होना है वो तो नष्ट होगा, लेकिन हमारी जो अमरता है वो है कि हमारा जो किया हुआ काम है वो आगे तक भी याद रहे, और जब इस संसार से हम जाएं तो पुनर्जन्म ना हो। बार बार जो जन्म लेने और बार बार मृत्यु होने की स्थिति है वो अविद्या के कारण है। आज की जो विद्या है इसको हम अविद्या इसलिए कहते हैं कि ये केवल जन्म से मृत्यु तक की यात्रा कराने वाली है। जन्म से मृत्यु तक की यात्रा का अर्थ है जो धन धान्य कमाना, संपत्ति अर्जित करना, इसके माध्यम से जो जो होता है वो सारी विद्या किसी अर्थकारी विद्या में आती है। इसको अविद्या कहा है। और विद्या क्या है? विद्या है सा विद्या या विमुक्त है। विद्या वो है जिसके द्वारा मुक्ति होती है, जिसके द्वारा इस संसार के बंधन से हम सदा सर्वदा के लिए मुक्त हो जाते हैं। क्योंकि आप ये जानते हैं कि कर्म का फल भोग करना है, तो जो जो कर्म हम करते हैं उसका फल भोग करने के लिए जन्म लेना पड़ता है। और जब बार बार हम कर्म करेंगे और वो कर्म का संचय करते रहेंगे, उनका फल भोग के लिए जन्म लेते रहेंगे, तो ये अनवरत चलने वाली यात्रा है। बार बार जन्म होना, मृत्यु होना अनवरत की यात्रा है। इसको हम कैसे तोड़े इसका बंधन कि फिर जन्म ना लेना पड़े।
तो जो कर्म हम इस जन्म में करें वो निष्काम भाव से करें, और जो पूर्व जन्म के किए हुए कर्म है उनको हम साधना के द्वारा नष्ट कर सकते हैं। तो ये स्थिति है कि हम दोनों को साथ लेकर के चलने की जरूरत है, क्योंकि इस जीवन को जीना है तो अविद्या की भी जरूरत है, और इस जीवन से फिर वापस फिर जन्म ना लेने की स्थिति में पहुंचना है तो उसके लिए विद्या की जरूरत है। इसलिए वेद का ये संदेश है कि विद्याम च यस्तद वेदो भयम सह अविद्या मृत्युम तीर्थवा विद्या अमृतम अश्नुते। विद्या और अविद्या जो सांसारिक ज्ञान देने वाली है, चाहे मेडिकल साइंस की पढ़ाई है, इंजीनियरिंग है, टेक्नोलॉजी है, और भी जो भी कुछ है, ये सारी इस संसार से पार होने की कला सिखाने वाली है। और विद्या है जो मृत्यु से सदा सर्वदा के लिए मुक्त करने वाली है। तो दोनों को साथ लेकर के चलना है, जो इस जन्म को हम उस अविद्या के सहारे पार कर ले जिससे दिक्कत ना हो, और आगामी जन्म ना हो, इसलिए हम उस विद्या की, उस पराविद्या की, उस ज्ञान की, उस तत्व ज्ञान की वो कला सीख लें जिसके द्वारा हम सदा के लिए मुक्त हो जाए। आज के संदर्भ में मैं समझता हूं कि समय हो गया है। मैं यही कहना चाहूंगा कि हम इस काल में भी, जबकि विषम परिस्थितियां हैं, धैर्य पूर्वक अपने जिम्मेदारियों का वहन करते हुए, अपने उत्तरदायित्व को जानते हुए, जागृत भाव से, सुसुप्त भाव से नहीं, चेतन हो करके, अपने कर्तव्य परायण हो करके अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करें। वहां बीच में वेतन की स्थिति ना आए, और केवल ये अपना कल्याण करने की बात है या समाज का कल्याण की बात है, ये पूरे विश्व के कल्याण की बात है जब हम सारी जिम्मेदारी समझ जाए। और जब विश्व का कल्याण होगा तो अपना कल्याण तो स्वतः हो जाएगा। तो हम इस संसार को ठीक तरह से पार कर लें, और इसके बाद मुक्ति का जो स्वरूप है उसको जान करके सदा सर्वदा के लिए बंधन मुक्त हो जाए। इस आशा में हम उस पराविद्या का भी अध्ययन करें और उसके माध्यम से इस लोक का और अपना उपकार करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। और मैडम सीमा जैन जी मेरी छोटी बहन भी है, वो मैंने उनको कहा भी कि बहुत दिन बाद भाई को याद करने की स्थिति आई है, तो मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं, और संयोजिका और ये पूरा अपना महाविद्यालय जिसने ये एफडीपी प्रोग्राम आयोजित किया। बहुत अच्छा ये सेशन रखा है, बहुत अच्छा ये विषय रखा है, और मैं समझता हूं कि आज के हमारे जो शिक्षक गण है, देखो शिक्षक और गुरु में अंतर होता है। शिक्षक शिक्षा दे के अपनी जिम्मेदारी पूरी कर लेता है, लेकिन गुरु की जिम्मेदारी मैंने अभी बताई है। तो हम केवल शिक्षक ना रहे, गुरु बन जाए जी, और अपने अधीनस्थ शिष्यों की चिंता करते हुए उसका चिंतन करें, उसकी समस्याओं के ऊपर विचार करें, समस्याओं का निराकरण भी करें। केवल शिक्षा देना काम नहीं है। हाँ, बिल्कुल। जब तक वो अच्छी स्थिति में ना पहुंचे तब तक उसकी मदद भी करना है। रोजगार न मिल जाए और अच्छी स्थिति में ना पहुंचे तो तब तक मदद भी करना है। ये है दायित्व गुरु का। और आप गुरु, माता और पिता, माता पिता को तो देव माना ही है, गुरु को भी देव माना है, इसलिए आप उस देव की श्रेणी में हैं। और देव का काम देने का होता है, लेने का नहीं होता। तो आपको देना है, लेने की अपेक्षा नहीं रखनी। यही मेरा आज के संदर्भ में निवेदन है। और मैं सीमा जी को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, उन्होंने मुझे आपसे दो बात करने का अवसर दिया। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज आपने गुरु शिष्य परंपरा के संदर्भ में जो हमें भारतीय संस्कृति से परिचित कराया, और भारतीय संस्कृति
जिसमें प्राचीनता से लेकर आज की विषम परिस्थितियों तक हम क्या परिवर्तन उसमें ला सकते हैं, ये आपने आज यहाँ जानकारी दी। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अपनी प्राचार्य जी डॉक्टर सीमा जैन जी को आमंत्रित करना चाहूंगी कि वो यहाँ पार्टिसिपेंट्स को संबोधित करें। सबसे प्रथम तो मैं ये कहना चाहूंगी कि हमारा आज का जो विषय था गुरु शिष्य परंपरा, जो कि आज के जो समय है उसमें बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज के टाइम में हम देख रहे हैं कि गुरु शिष्य परंपरा का बहुत ज्यादा डिटेरियोरेशन हो गया है। गुरु शिष्य परंपरा, जैसे हम कहते हैं, यदि हम कहें गुरु, उसका गु का संबंध है अज्ञान और रू का संबंध है प्रकाश, तो इसलिए अज्ञान को नष्ट करने वाला ही गुरु है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा। सर ने बहुत अच्छी बात कही कि गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो टीचर ना बनके हमें गुरु बनने का प्रयास करना चाहिए। और प्राचीन काल गुरु शिष्य का संबंध सर ने बहुत अच्छे से, कुछ भी बना सकता है यदि वो चाहे तो। जैसे कि हम विष्णुगुप्त का एग्जाम्पल ले लें, हम कौटिल्य का एग्जाम्पल ले लें कि उन्होंने चंद्रगुप्त को क्या से क्या बना दिया। बहुत, पर ये है कि आप उसमें पूरा उसमें उसको बिल्कुल अपना मान के उसका मार्गदर्शन करें, तभी कहीं जाके उस गुरु को वो शिष्य को वो स्थान मिल पाएगा। और इसके साथ साथ ही जो मैं तो यही कहना चाहूंगी कि गुरु जो है मिसाल है, मसाल है, मसाल जिसे कहते हैं, जलने वाली मसाल, और शिष्य जो है प्रकाश, शिष्य प्रकाश है। तो यदि आपकी मशाल में दम है तो वो प्रकाश उसे फैलाएगा ही फैलाएगा। तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि हम उनको थोड़ा उनको काउंसलिंग करें, बच्चों को काउंसलिंग करें, बच्चों से दूरी ना बना के रखें, ज्यादा से ज्यादा उनसे इंटरेक्शन करें और उनसे मतलब एज ए फ्रेंड, कहते हैं कि एज ए फ्रेंड भी हम बात करते हैं, पर फिर भी एक थोड़ा सा डिस्टेंस बना के उनकी काउंसलिंग करना आज के टाइम में बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि जिस तरह से आजकल हमारे स्टूडेंट्स का डिविएशन हो रहा है कि उन्हें बस डिग्री लेनी है, ज्ञान प्राप्त नहीं करना है, और टीचर्स को भी तनख्वाह लेनी है और बस कोई मतलब नहीं है कि बच्चे क्या सीख रहे हैं क्या नहीं सीख रहे हैं। तो ये सब चीजों पे थोड़ा सा यदि हम आत्मविश्लेषण करें, आत्मचिंतन करें, तो मुझे लगता है कि हम बहुत हद तक इसमें कामयाब हो सकते हैं। और क्योंकि गुरु की शक्ति तो महान है, गुरु या टीचर की शक्ति महान है, क्योंकि वो विनाश भी कर सकता है और बना भी सकता है। तो मैं तो यही मानती हूँ कि यदि हम अपने अंदर के अंदर झांक कर देखें और हम देखें कि हाँ, हमें 5 बच्चे भी एक क्लास में से यदि हम ऐसे छांट लें जो बहुत अच्छे हों, आपकी बात को ग्रहण करने वाले हों, उनका ही यदि हम भविष्य संवार दे, तो हमारा जो टीचर बनना है वास्तव में तभी सफल हो पाएगा। हम टीचर बन गए, हमें बहुत अच्छी गवर्नमेंट बहुत अच्छी सैलरी दे रही है, सब कुछ कर रही है, पर हम कितना उसका आउटपुट दे रहे हैं, तो ये हमें आत्मविश्लेषण करने की जरूरत है। सभी टीचर्स बहुत मेहनत करते हैं, सब कुछ करते हैं, पर अभी भी एक जो डिस्टेंस है, जो एक कमी है, वो महसूस होती है। तो हम लोग प्रयास ये करेंगे कि इसी FDP प्रोग्राम में कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनसे तो हम बात नहीं कर रहे हैं, हम केवल अपनी फैकल्टी, अपने टीचर से बात कर रहे हैं जो जहाँ भी पढ़ा रहा है, कि हम ऐसा विश्लेषण, ऐसा अपने अंदर एक चेंज लेकर आए कि जिससे कि हम और भी आगे अपने अंदर वी प्ले आउट ऑफ अवर स्किन, कि हम अपने आगे चढ़ के और भी ज्यादा प्रयास करें। तब मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छा एक कोऑर्डिनेशन बनेगा और लाइफ लॉन्ग तक, क्योंकि अब तो लाइफ लॉन्ग तक जुड़ सकते हैं, अब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है कि लाइफ लॉन्ग तक आप अपने शिष्य और आप आपस में संबंध में रह सकते हैं। तो सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ, फिर से तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ प्रोफेसर ईश्वर भारद्वाज जी का। बहुत सुंदर संस्कृत और बहुत चेस्ट संस्कृत में और हिंदी में उन्होंने बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स के साथ हमें समझाया कि किस तरह गुरु शिष्य की परंपरा का वहन पहले होता था, और कैसे हमारी भारतीय संस्कृति और भारतीय जितने हमारी जो गुरुकुल से, आश्रम से, हमारा जो हिस्टोरिकल पास्ट है, उससे हम सबको सीख मिलती है, और उससे ही हम सब पर धीरे धीरे उस हिस्टोरिकल पास्ट से जो मॉडर्न एज आई है, मॉडर्न एज में जो अलगाव हुआ है, किसी भी हर चीज से अलगाव है आजकल, तो वो धीरे धीरे हम कैसे उसे दूर कर सकते हैं, कैसे कैसे हम और नजदीक आ सकते हैं अपने स्टूडेंट्स के, कैसे कैसे उनकी जिंदगी में झांक सकते हैं, कैसे उनकी प्रॉब्लम दूर कर सकते हैं, कैसे हम उनके काम आ सकते हैं। सो ये सोचने का विषय है और ये आत्मचिंतन का विषय है। तो हम तो बहुत अच्छा
वक्तव्य रहा, ये सेशन बहुत ही अच्छा रहा। मैं मानती हूँ कि सभी ने इसको बहुत इसका आनंद उठाया होगा। और कैसा लग रहा है आप सबको? आभा जी, संतोष जी? हाँ जी मैम, मैं बोल मैम, there is no query in the chat box. ओके, कोई क्वेरी यदि हो तो आप पूछ सकते हैं। आप सब, संतोष, सबको अनम्यूट कर दो। हेलो मैम कर दिया सबको, मैम कर दिया। जिसे भी बोलना होगा, हाँ, जिसे अपनी बात रखनी होगी वो अपने आप को अनम्यूट कर ले। हेलो हेलो यस। हाँ मैडम, हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि सभी चीजों पर खुलकर चर्चा आप करने का मौका दे रहे हैं, और संतोष मैडम की जो व्यवस्था है, ये सब बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू। धन्यवाद। हाँ मतलब इतना खुल के सब लोग अपने विचार रख सकते हाँ, हैं। मैम मैं इसी के साथ एक चीज, ये सबसे अच्छा फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम लग रहा है, क्योंकि अपनी बात रखने का सबको छूट भी है और अपनी बात कहने का भी। धन्यवाद। मैं इसी के साथ एक बात और बताना चाह रही हूँ मैम, कि जो इनकन्वीनियंट थोड़ा सा हो रहा है कि पार्टिसिपेट नहीं जुड़ पा रहे हैं, तो शाम के सेशन से हम लोग कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं पार्टिसिपेंट की। तो शाम के सेशन से सब लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जो इवनिंग का जो सेशन होगा उसमें बाकी लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और आप लोगों को शाम को हम एक अटेंडेंस और फीडबैक फॉर्म भेजते हैं, उसे आप टाइमली सब लोग भर के वापस भेज दीजिए हम लोगों को। शाम के टाइम हम लोग भेजते हैं, 10-10:30 का उसका टाइम देते हैं हम नाइट का। तो 10:30 बजे तक आप सब लोग उसे भर के फिल जरूर करें उसे, क्योंकि वही आपकी अटेंडेंस और असेसमेंट है आपका। बिल्कुल, जैसे हम लोग भोजन बनाते हैं और यदि कोई तारीफ ना करे या उसके बारे में हमें फीडबैक ना मिले तो हमें खराब लगता है। तो जो भी कार्यक्रम चल रहा है, वी नीड योर सिंसियर फीडबैक, और हम चाहते हैं कि आप लोग उसमें बिल्कुल बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। 24 घंटे घर में हैं हम, हमारे पास खूब समय भी है और इसके लिए हम समय निकाल भी सकते हैं। तो कोई किसी तरह का हम मतलब कोई एलिबाई हम लोग ना रखें अपने इस प्रोग्राम में। और हम चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा शिक्षक जुड़े और ज्यादा से ज्यादा आत्मचिंतन हो, आत्ममंथन हो। और हम जब हमारे ये नया सेशन शुरू हो तो हम नए उत्साह और एनर्जी के साथ कुछ नया करने की मन में संकल्प लेकर गुरु शिष्य परंपरा को आगे बढ़ाएं। हाँ जी मैम, इवनिंग सेशन से मैम कैपेसिटी बढ़ रही है हमारी, तो सब लोग ज्वाइन कर सकते हैं, जितने लोग हैं सब लोग कर सकते हैं ज्वाइन। ठीक है, एक बार पुनः एक बार फिर से प्रोफेसर ईश्वर भारद्वाज जी का बहुत बहुत धन्यवाद हम सभी की तरफ से। आगे भी हम ईश्वर भारद्वाज जी को सुनेंगे, बुलाएंगे। और उनका वो इतने सरल हृदय हैं, मतलब वो इतने कंट्रीज, मुझे लग रहा है कितने, पता नहीं कितने 50 कंट्रीज वो जा चुके हैं लेक्चर देने के लिए, और इतना सा भी लेश मात्र भी उनके अंदर अहम या अहंकार नहीं है। छोटी सी एक रिक्वेस्ट, प्रोफेसर माटे हमारे साथ आने वाले थे, पर क्योंकि उनके सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम होगी, वो लगातार मेरे से कनेक्ट कर रहे थे, मेरे से कह रहे थे कि मैं ट्राई कर रहा हूँ, पर वो नहीं आ पाए। अब वो कह रहे हैं मैं अपना लेक्चर रिकॉर्ड करके आपको भेज दूंगा बाद में, तो ये भी वो करेंगे। पर इसके साथ साथ ही हमने साथ ही साथ उनसे चर्चा की प्रोफेसर भारद्वाज जी से, और प्रोफेसर भारद्वाज जी ने कहा कोई बात नहीं, ये तो मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है। और क्योंकि टीचर का तो मन होता ही है कि बोलें, वो ज्यादा बोलें और अच्छे विषयों पर बोलें, तो आज उन्होंने हमें कृतार्थ कर दिया। वी आर रियली वेरी थैंकफुल टू यू सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से। और शाम को हम 5 बजे के सेशन में आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग 5 बजे के सेशन में हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। सभी जितने भी प्रतिभागी हैं, सभी प्रतिभागियों का, अतिथियों का बहुत बहुत आभार कि उन्होंने अपना जो है समय हमें दिया। और इसी के साथ फिर शाम के सेशन में हम दोबारा मिलते हैं। तब तक के लिए सभी का बहुत बहुत आभार। थैंक यू मैम।